लेखन कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, यह बात जो है हम पूरे अपने अनुभव से कहे हैं। लिखते समय हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है। अच्छा, लिखते समय व्यक्ति अपने एक स्वभाव में होता है, और लेकिन प्रस्तुति का एक वैज्ञानिक अप्रोच होता है, कि कहा जाए दृष्टिकोण होता है। इसलिए लेखन, व्यक्ति चूंकि लिखता है तो अपनी कलात्मकता से अक्षर बनाएगा, अपने ढंग की, जिस क्षेत्र का होता है। जैसे मैं इलाहाबाद का हूं तो मेरी भाषा में आपको वो स्थानीयता दिखेगी। कोई व्यक्ति अगर पंजाब का होगा तो बातचीत में उसमें पंजाबियत दिखेगी। बिहार का होगा तो उसका बिहारपन उस भाषा में झलकेगा। राजस्थान का होगा या गढ़वाल का होगा तो उसके टोन में कहीं ना कहीं उस तरीके का भाव विचार आप देख सकते हैं। ये होता ही है। मतलब कोई समझ ज्यादा कर लेता, कोई कम हो पाता है, या जिसकी जैसी आदत हो जाए, लेकिन यह रहता ही रहता है ना। तो उसी ढंग के तौर तरीके से वो निहित होकर के परीक्षा देता है। कुछ लोग देखे होंगे कि बहुत फॉर्मल बिहेवियर अक्सर करते रहेंगे, जहां पर भी होंगे अक्सर फॉर्मल बिहेवियर में होंगे। मतलब उनके पूरे 24 घंटे की दिनचर्या में इनफॉर्मेलिटी थोड़ी सी रहती है। और कुछ लोग होते हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में एक अच्छा खासा संतुलन रखते हैं, है ना। और कुछ लोग इनफॉर्मल भी ज्यादा रह सकते हैं, फॉर्मल कम इनफॉर्मल। ये पोजीशनिंग क्या है, किस जगह पर आप हैं। तो वैसे उनकी राइटिंग पर भी इस सब का इफेक्ट दिखता है ना। कुछ लोग होते हैं बात को कहने में, जैसे ऐसी भी बात बोल देंगे कि बात आपको साफ साफ कह भी दिया और आपको बुरा भी नहीं लगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि आप बोलेंगे तो आपको बुरा ही लगेगा। ये उनकी कलात्मकता है। तो आपको आंसर राइटिंग में भी एग्जामिनर को काउंसलिंग करनी है, एक प्रकार से एग्जामिनर को मनाना है अपने लेखन के माध्यम से, और यही आपकी कलात्मकता है। और जो सैद्धांतिक पहलू वो तो चलेंगे। जैसे आप प्रश्न जब निबंध लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले परिचय देते हैं, ये उसका वैज्ञानिक पहलू है। सबसे पहले कंक्लूजन नहीं दे देंगे, उसका परिचय देंगे, यही उसका वैज्ञानिक पहलू हो जाता है। फिर दूसरा तीसरा ऐसे जो क्रम में आता है वो चलता रहेगा। तो हमने पाया है कि लेखन जो है कला के साथ विज्ञान है। पहले हम इसको कला मानते हैं, बाद में विज्ञान मानते हैं। कला इसलिए मानते हैं कि व्यक्ति जो है संबंध और व्यवहार के साथ बड़ा होता है, ठीक है ना। और जो एक्टिविटी हमारी दिनचर्या में होते हैं वह हमारे लेखन में कहीं ना कहीं एक पक्ष के रूप में कम ज्यादा संलग्न होता है। जैसे अगर किसी को गरीबी पे निबंध लिखना हो तो वह व्यक्ति जो गरीबी को वाकई में देखा है, उसका जो पक्ष होगा परोसने का वो ज्यादा कहीं अधिक प्रासंगिक या जमीनी होगा, बनस्पत इसके कि जो लोग किताबों से पढ़ के गरीबी लिखेंगे, ठीक है ना। और वैज्ञानिक पक्ष यह है कि उसका एक सिस्टम होता ही है। ज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो सिस्टमेटिक है वही साइंस है। मानविकी विषय में आप इसी दृष्टि से इसको समझिए। सिविल सेवा में मुख्य परीक्षा, पीसीएस मुख्य परीक्षा विश्लेषणात्मक एवं विचारशील अवधारणा से युक्त होती है। एनालिटिकल होता है और थॉट ओरिएंटेड होता है। इसके अंतर्गत विषय का आत्मसात कर मुख्य परीक्षा में कहीं अधिक भारयुक्त बनाने की कला विकसित करनी हो। आपको विषय को अंदर एसिमिलेट करना है और भारयुक्त इसको वेटेज अच्छा सा हो, ताकि कंपटीशन में दूसरों से आप कमतर ना रहें। और ऐसी कला लेखन के माध्यम से ही समुचित हो पाती है। और ऐसा नहीं है कि लेखन की विधा सीखने से होती है, बल्कि बार बार लिखने से होती है। साइकिल बहुत अच्छी खरीद ली जाए
उसको रोज देखने से आप चलाना नहीं सीखेंगे। साइकिल पुरानी ही सही रोज चलाएंगे तो आप चलाना सीख लेंगे। जैसे कार होती है, पार्किंग में अपने खड़ी कर दीजिए घर की, और रोजाना उसको आप साफ सुथरी करते रहिए, इसका मतलब नहीं आप घंटा घर लेके चले जाएंगे जब चाहेंगे, उसको सीखना ही पड़ेगा। और ऐसी कला के माध्यम से ही समुचित हो पाती कब, जब आप उसको लिखेंगे। बहुधा अभ्यर्थी इसके अभाव में बेहतर अवसर गंवा देते हैं, है ना। बहुत लोग इस चीज को नहीं समझते और प्री पास करते, मेन में अवसर चला जाता है। अपने सुपर टाइम को पहचाने। व्हाट इज योर सुपर टाइम? आपका सुपर टाइम है जब आप इस तैयारी में आते हैं। अब जैसे 2025 आपका मान लो टारगेट है, तो 2025 का टारगेट आपका 2025 सुपर टाइम है। लेकिन ये सुपर टाइम तब रहेगा जब आज आप बेहतर करें। इसलिए हम कहते हैं कि आज आप इसलिए संतुष्ट होइए कि आप एग्जाम में अच्छा लिख लेंगे, और एग्जाम में आ जाए तो आप इसलिए संतुष्ट रहिए कि आपने अच्छा लिखा था, उसी को रिपीट करना है हमको। अब आपका एग्जाम माना सितंबर 2025 में, मान ले मेंस देता है कोई, तो 2025 में मेंस है अगला वाला, जो 11 महीने के दरमियान में हो जाएगा। अब आपको तसल्ली हो सकती कि चलो यार बहुत टाइम है, लेकिन जब सितंबर का महीना आएगा तो यह बात की तसल्ली होनी चाहिए कि हमने 11 महीने में वो सब कर लिया जो एग्जाम के लिए जरूरत है, फिर से तसल्ली रहेगी। तो तसल्लियां जो है ना, तसल्लियों से ही मिलेंगी, और वो तसल्ली है श्रम। तो सुपर टाइम को पहचानेंगे नहीं तो फिर बैड टाइम भी क्रिएट आप ही करेंगे। उत्कृष्ट उत्तर लेखन ही आपकी सफलता है। जिस दिन आपका उत्तर लेखन में उत्कृष्टता आ गई, वह आपका सुपर टाइम हो जाएगा। आप जब भी एग्जाम देंगे अब आप हासिल कर लेंगे। ये तो हमने एक दिया है, बनिए अंक प्रदायी उत्तर लेखन के बाहुबली। कैसे होता है? सबसे पहले आप क्या करते हैं, अभी जो हम पढ़ाते हैं आप एजुकेट होते हैं इससे, ठीक है ना। और दूसरा क्या सीखेंगे आप, एजुकेशन के बाद प्रेजेंटेशन सीखेंगे। आप इसको प्रेजेंट करना सीखेंगे, क्योंकि आप एजुकेशन लेके घर चले गए, कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई आपको देख नहीं रहा है, आपको दिखाना पड़ेगा। और आफ्टर ऑल इवेल्युएशन होगा उसका, कि आपने जो प्रेजेंटेशन किया उसका क्या इवेल्युएशन, तब जाके कंपटीशन में आप माने जाएंगे। आप अगर 12 लाख लोगों में शामिल हैं तो वो तो कोई भी फॉर्म भर के उसमें हो सकता है। उसके लिए तो 21 साल एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। मतलब आज के टाइम में सब लोग ग्रेजुएट होते ही हैं, 100-150 रुपया सब दे ही लेते हैं। तो ऐसा कोई 12 लाख में नाम दर्ज कराना कोई उपलब्धि तो है नहीं। लेकिन जब एजुकेट होते हैं, जैसे एजुकेशन पढ़ाई को लेकर के, आज ये है कल वो है, नहीं आए या नहीं लिखा नहीं किए, तो ये सब एजुकेशन और प्रेजेंटेशन अधूरे रहेंगे। तो इवैल्यूएशन वो झलकेगा, रिफ्लेक्ट होगा, और जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये कंपटीशन कमजोर होगा। तो यहां पर सिलेक्शन जो है, तो पहले पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ाई यहां पर है, सिलेक्शन यहां पर है। तीन चीजें रास्ते में हैं। लोग कहते हैं पढ़ेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, हमने कहा नहीं, पढ़ेंगे नहीं, बताएंगे तो सिलेक्ट होंगे आप। तो कहने का मतलब है कि जो चीज किया जा रहा है वह तब मालूम चलेगा लोगों को जब आप उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। नहीं, पढ़ाई आप अपने पास रखिए, सिलेक्शन वो अपने पास रखेगा, क्योंकि बीच वाला आपने पूरा ही नहीं किया है। ये वही है, कहता डीएल लाए हो कि नहीं, आधार कार्ड लाए हो कि नहीं, हाई स्कूल की मार्कशीट लाए हो कि नहीं, बोले नहीं लाए, बोले घर जाओ। तो यहां पर है प्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन, कंपटीशन, फिर सिलेक्शन। तो सिलेक्शन एजुकेशन के 3 चरण और पार करेंगे तब की बात है। हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि 21 घंटे में भी लोग सीख सकते हैं अच्छी राइटिंग करना, ठीक है ना। और कम समय और कम फीस में सीखें, वो तो खैर उनके लिए था जो केवल राइटिंग सीखना चाह रहे थे। अब जैसे शब्द चयन है, सबसे पहला क्या होना चाहिए, आप वर्ड का क्या सिलेक्शन करते हैं,
आपका शब्द चयन कैसा है, कुछ भी कहीं मत घुसेड़िए। जैसे हम लिखाते समय देखे होंगे, बड़े सिंपल भी वर्ड हम चाहें तो लिखा दें, लेकिन हम उसको खोजते रहते हैं कि ये वाला शब्द यहां पे होना चाहिए। शब्द चयन। फिर वाक्य विन्यास। आप जो सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पे वाक्य विन्यास का मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन है। जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में जो जरूरी शब्द हैं उसकी जरूरत थी या आप खामखा उसमें डाल रहे हैं चीजों को। इसलिए सेंटेंस छोटा हो और कहीं अधिक घनत्व का हो, डेंस्ड हो, तो कम शब्दों में बात कह लेते हैं और आपका काम भी कम समय में चल जाता है। विषय की समझ। लिखते समय शब्द का चयन, वाक्य विन्यास और विषय की समझ हो। जैसे आपको हम कोई विषय दें जिसको आप जानते नहीं हैं, तो उसमें आप एक पेज लिखेंगे, लेकिन वह सिर्फ स्याही खराब होगी और पेज खराब होगा और समय भी खराब होगा। और चेक करना, जैसे हम अक्सर बोलते हैं, जैसे मान लो आप ही लोग, कई लोग लिखते हैं इसमें, तो मैं बच्चा हमेशा बताता हूं कि आप जो है हर लिखा हुआ हमसे चेक मत कराइए। वो खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारे पास क्यों लाते हो। आपने लिखा, देखिए आप मेरी बात को गौर कीजिएगा, आपने जो लिखा है आप स्वयं पढ़िए, और आप जब स्वयं पढ़ते हैं तो आपको स्वयं मन नहीं अच्छा लगता। 50% इवैल्यूएशन तो आप ही के पास रहता है। आप तो सिर्फ हमसे रिकॉग्नाइज कराने आए हैं। तो जब आपको लगे कि आपकी नजरों में अच्छा लेख बना है, अच्छी राइटिंग है, तब हमारे कमेंट का इंतजार कीजिए, तब हमारे सामने प्रस्तुत। कुछ भी आपने लिख दिया उटपटांग, आप मेरा समय तो ले रहे हैं ना। आप मेरी समय की वैल्यू को अपने की तरह मत इस्तेमाल करिए। चेस्टर बर्नार्ड ने क्या समझाया ऑर्गेनाइजेशन में, कर्मचारी 100 होते हैं, मैनेजर 1 होता है। अब एक मैनेजर अगर 10 मिनट जाकर के चीजों को समझा के आया है, और मैनेजर, सारे कर्मचारी अगर एक एक मिनट भी उस मैनेजर का ले लें उसी मुद्दे पे, तो 10 मिनट तो वो समझाया था इसीलिए 100 लोगों को कि उसके पास बाकी 10 मिनट के बाद अब वो कंपनी में कहां जाना है, कहां मीटिंग करना है, कौन आया है, किससे मिलना है। क्योंकि कंपनी सिर्फ प्रोडक्शन से नहीं चलती है, कंपनी मीटिंग से भी चलती है, कंपनी लाइजनिंग से भी चलती है। कंपनी चलाने के लिए हमें बाहर भी जाना पड़ता है, कंपनी के लिए किसी से लड़ना, किसी से झगड़ना, किसी से बढ़िया से बात भी करना होता है। और इसके लिए अगर वो फ्री नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन करेंगे, बेचेंगे कहां से। आप तो आए, आपने बना के रख दिया, अब उसका जो मार्केटिंग जो स्किल है वो इस्तेमाल करने का टाइम ही नहीं है, तो प्रोडक्शन तो यहीं पड़ा रहेगा। तो प्रोडक्शन से पैसा आता है, लेकिन प्रोडक्शन बिकने से आता है ना, प्रोडक्शन रखने से थोड़ी आता है। जो फिल्में बनी और वो प्रोड्यूसर के घर ही में रह गई, वो फिल्में तो किसी ने नहीं देखी ना। जब देखी नहीं तो उसके पास पैसा भी नहीं गया होगा। तो उसको फ्री रहना चाहिए। जैसे आप मुझे अगर फ्री छोड़ेंगे तो हम आपके लिए नोट्स बनाएंगे, आपके लिए टेस्ट पेपर बनाएंगे, आपके लिए और अच्छी अच्छी अपने ही नोट्स को कहीं कुछ गलती होगी उसको भी और देखेंगे, क्योंकि टाइम दे पाएंगे। आप असाइनमेंट को जब चेक कराते हैं तो आप मेरी बात को समझ रहे हो, आप कुछ भी लिख के मत चेक कराइए। वो चेक कराइए जब आपको लगेगा आपने बहुत अच्छा लिखा है। क्योंकि मैं आपकी क्वालिटी का नहीं हूं। मैं तो, आप 10 पेज भी लिखे हो तो हम 3 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि आपने बहुत खराब लिखा है। एक एक लाइन भी पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। और आप जैसे जैसे सामने जब सड़क खराब थी तो आपको पता था ना सड़क खराब है, अब थोड़ा बन गई तो आपको लगता है ना कि थोड़ा ठीक है। तो यही फर्क तो आपके राइटिंग में भी दिखता है कि गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ है, हम लिखते समय यहां लड़खड़ा गए थे, फैक्ट नहीं ला पाए, शब्दों का चयन मेरा सही नहीं लग रहा। ये चीज तो, ये विवेचना तो आपके अंदर भी आनी चाहिए। अब आप जब लड़खड़ा के गिरे हैं, फैक्ट लाए नहीं हैं, फिर भी आप हमको दिखा रहे हैं। आप उसको करेक्शन करो।
दूसरे आर्टिकल को लिखो। और वो आर्टिकल क्यों अच्छा नहीं लिख पाते मालूम है? विषय की समझ नहीं होती है। हमने रशिया और यूक्रेन के बारे में, या आजकल इजराइल और ये चल रहा है, ईरान वगैरह चल रहा है, इस पर हमने कहा कि लेटेस्ट इशू पे कुछ आप बोलिए। अब आपको यही नहीं पता है कि इजराइल और ईरान के बीच झगड़ा शुरू कहां से हुआ, ये झगड़ा यहां तक बढ़ा क्यों, फिलिस्तीन से लेकर के इजराइल का क्या था, लेटेस्ट अभी क्या था, पुराना तो चला ही आ रहा, लेटेस्ट क्या था, लेबनान का क्या प्रॉब्लम है भाई, बाकी खाड़ी देश या अरब देश क्यों नहीं साथ दे रहे हैं इजराइल के खिलाफ, ये सब फिलिस्तीन वगैरह का। तो ये सब जब चीजों को समझेंगे तब, जब आपने समझा ही नहीं और आप लिख रहे हैं, तो आप तो खुद जान रहे हैं ना कि आप अच्छा लिख ही नहीं रहे हैं। उससे क्या होगा कि हम आपको बार बार, मतलब कहने का मतलब आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। भाई आप क्या लिख रही है ये? लिख रहा है, कनिका लिख रही है कि सर जब लिखते हैं तो लगता है ठीक लिख रहे हैं, और ये लड़की क्या लिख रही है, लगता है सही लिखा है, पर जब फिर अब बताते हैं कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो, तो कहाँ इम्प्रूव करें यही नहीं समझ आता है। इम्प्रूव बता रहा हूं, आप लोगों ने क्या किया ना, लेखक पहले बन गए, उसका तौर तरीका सीखा ही नहीं। जैसे आपने कन्नी तो उठा लिया, बजरी सीमेंट है ही नहीं, कहें हम बनाएंगे घर, ईंटा है ही नहीं, प्लॉट है ही नहीं, घर बनाएंगे चले हैं। हाँ, क्यों भाई? तो शब्द चयन कैसे आएगा, कहां से आएगा शब्द, बताओ शब्द। हाँ, कहां से? नहीं नहीं, विषय की समझ, शब्द शब्द कहां से लाएंगे, शब्द बढ़ेगा कहां से, तभी तो चयन करेंगे। जब आपके पास एक ही शर्ट है तो उसमें चयन करने वाली क्या बात है? चार छठ होंगे तब तो सोचेंगे कि आज कौन सा पहने, ये चयन की बात। तो आपके पास टर्मिनोलॉजी जो है या शब्द बेहतर कब आएंगे और ज्यादा कैसे बढ़ेंगे, वैकोबुलरी कैसे बढ़ेगी? हाँ, पढ़ने से। तो पहले, लेखन से पहले क्या होना चाहिए? पाठक अच्छा होना चाहिए, और दूसरा श्रोता अच्छा होना चाहिए। शब्द बढ़ते हैं पढ़ने और सुनने से। पढ़ने में मैगजीन भी है, न्यूज़पेपर भी है, बुक भी है, नोट्स भी हैं, और सुनने में यूट्यूब भी है, हमारा लेक्चर भी है, और भी जो इतर कहीं कुछ आवाज आ रही हो वो है। अब THX थैंक्स अगर आपकी नजरों में है तो हम इसको सबसे वाहियात तरीका मानते हैं। मतलब लिखने का ढंग ही जब बदल दिए हैं, व्हाट्सएपिया लेखन ने भी आपका लेखन खराब किया है, सोच को छोटा किया है। तो सुनने और पढ़ने से। अब आते हैं इधर लेखन गति। लेखन गति का मतलब क्या? जब आपको पता है कि आप एक 200 शब्द का या 150 शब्द का उत्तर खुद 1 घंटा में लिखे हैं, तो उसकी स्पीड आप खुद ही समझ लीजिए। हम यहां 1 मिनट में 28 शब्द कह रहे हैं, 25 प्लस कह रहे हैं कम से कम, कि 1 मिनट में आपका 25 प्लस शब्द आना चाहिए, और आप 150 का उत्तर खुद ही आधा घंटा से ज्यादा टाइम लिए हैं। तो गति पे काम आपको खुद ही करना है। लेखन गति क्या है? क्यों?
लेखन गति पे काम करना है ना। तो एक कमी तो ये भरपूर कमी नहीं, ये 100% नहीं, 500-600% आप लोगों में कमी है। आप लोगों को पेपर दे दिया तो टाइम से पेपर नहीं कर पाए क्योंकि आपकी लेखन गति नहीं है। तो गति पे काम कीजिए। प्रस्तुति की कला, जैसे हम कहते रहते हैं कि कई चीजों को कम शब्दों में कैसे चीजों को बताना है, वो आपका एक आर्टिस्टिक फॉर्म है वो। क्योंकि आपको हर जगह आपको एक एक बीघा का नहीं मिलेगा कि फावड़ा ले कहीं से भी गोड़ो। जैसे यूके उत्तराखंड पीसीएस में 50 शब्द आते हैं। अब उस प्रश्न के उत्तर को 50 शब्द में प्रस्तुत करना कितनी बड़ी चुनौती है। तो ये बच्चा आपको थोड़ा सा प्रस्तुति की कला में जाना पड़े। और ये कला कैसे है, देखो कला में हम लोग भी जब कहते हैं प्रशासन विज्ञान है कि कला है, तो हम कहते हैं प्रशासन व्यवहार करता है इसलिए कला है। लेखन एक व्यवहार है इसलिए कला है। खाना बनाना क्या है, एक व्यवहार है इसलिए पाक कला है। चित्र बनाना क्या है, एक व्यवहार है इसलिए चित्रकला है। देखते नहीं, पाक कला, चित्रकला, वास्तुकला, सब कलाएं हैं। वैसे लेखन एक कला है और जो बार बार के अभ्यास से निखरती है। इसका कोई साइंटिफिक ऐसा पहलू नहीं है कि एक दिन हम सारा विज्ञान रट के आएंगे और हम फिदा हुसैन बन जाएंगे एक ही चित्र में। फिदा हुसैन बनने के लिए, पिकासो बनने के लिए बरसों ब्रश घसना पड़ता है। तो अच्छा लेखन के लिए, अच्छे लेखक बनने के लिए बरसों कलम को अपने सफेद पन्ने पर रगड़ते रहना पड़ता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे जितना लिखेंगे, एक एक जैसे कहते हैं ना कि एक ही दवाई में 10-20 इलाज छुपा हुआ। शब्द चयन आपके बढ़ते जाएंगे क्योंकि आप लिखेंगे तो शब्दों की संख्या भी बढ़ेगी, वाक्य विन्यास दुरुस्त होते जाएंगे। विषय की समझ बिना लेखन के आएगी नहीं, और ज्यादा लिख रहे हैं तो विषय भी समझना मजबूरी है आपकी। लेखन की गति भी बढ़ेगी। हम ही लोग देखे होंगे, कोई एक्टिवा सीखता है कैसे चलाता है, कभी देखिए उसको एक्टिवा चलाने वाले को देखिए और सीखे हुए को देखिए, गति में फर्क देखिए, नियंत्रण देखिए, सब कुछ सही है ना उसका। लेकिन एक दिन उसकी भी वही हालत थी। और आगे आया अंक प्रदायी उत्तर लेखन। जब आप ये सब करेंगे तब नंबर मिलने के चांस रहेंगे। नंबर बाद ही में मिलेगा, ऐसे नहीं आपने लिखा और नंबर मिल गए, है ही नहीं। ये सारी कहानी है। हमने कुछ टॉपिक बनाए थे, हमने 16 चैप्टर बनाए थे। पहला गया कि यूपीएससी की मांग, यहां से आएंगे। पहला यहां आंसर राइटिंग टेक्नोलॉजी एक परिचय। हमने कहा आंसर राइटिंग एक टेक्नोलॉजी भी है। क्यों? आप कौन सा पेन का इस्तेमाल करते हैं मैं उससे भी बता सकता हूं कि आपकी स्पीड कैसी होगी। कोई भी पेन से स्पीड नहीं बनती है। आप 10 रुपए का कोई भी दुकान से कहा पेन दे देना, कोई भी डब्बे से निकाल के 10 रुपया दे दिया। पहले तो आप अपना पेन जो चयन करते हैं, अपने हिसाब का पेन बार बार वही पेन लीजिए। ऐसे नहीं कि दुकानदार के पास जो है वही पेन आपने खरीद लिया, वो नहीं चलेगा। तो हमने एक आंसर राइटिंग टेक्नोलॉजी जो है एक चैप्टर है। उसके बाद है जो अभ्यर्थी को समझना है, कैंडिडेट को क्या समझना है, विधा और विन्यास, मेथड और उसका फॉर्मेशन। राइटिंग का क्या समझना है आपको, मेथड समझना है और उसका फॉर्मेशन समझना है। लेखन कला और विज्ञान, अच्छा उत्तर वह जो प्रश्न को संबोधित करे। ये तो यहां का तीसरा चैप्टर देखो। यूपीएससी की मांग, यहां पीएससी यूपीएससी दोनों लिख सकते हैं कि पीएससी क्या मांगता है। मांगता है टिप्पणी, लिखते हो विवेचना। मांगता है रिव्यू करो, कर देते हैं एनालाइज। कहता है प्रकाश डालिए और कर देते हैं उसका परीक्षण। आप आ रहा है समझ में? तो मांग क्या रहे हैं, दीदी जरा कुछ एक आध कटोरी चीनी मिलता था, उसको ला के तुम काजू कतली दे रहे हो। मांग रहे चीनी, ला दिए आधा किलो डब्बा काजू कतली का। अलबत्ता वो चीनी से कहीं बेहतर है, लेकिन वो चीनी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी बात की समझ आपको नहीं है,
तो हम आपको यूपीएससी धौलपुर हाउस ही नहीं, आप जहां से एग्जाम दिए वहीं रहिए, इधर आप मुंह ही ना कर पाए आप। तो जो डिमांड है उसको समझना। लेखन की सोच कैसे बढ़े, लेखन के बारे में कैसे सोचेंगे आप, लेखन को लेकर इसको एलोबरेट किया हूं मैं, बाकायदा 60-70 पेज बना है बाद में इसका। लेखन की सोच कैसे बढ़ेगी आपके अंदर, आपका मिठाई खाने का सोच कैसे आता है, खाना खाने के टाइम में खाने की सोच कैसे आती है, क्लास में बैठे बैठे भी नाश्ता याद आ रहा होगा, क्लास में बैठे बैठे शाम को जो आपने चाउमीन मोमो खाने गए होंगे बाजार, वो भी दिमाग में चढ़ गया होगा। किसी को यहाँ 12 बजे किसी के साथ जाना है और 9 बजे ही आपके दिमाग में चल रहा है। ये सब सोच कहां से आई, क्योंकि आपने उसके प्रति अट्रैक्ट हैं और उसके प्रति कमिटेड हैं, यही तो रीजन हुआ। आपका समर्पण ही तो है भाई। हमें उन चीजों की याद क्यों आएगी जब हमें अट्रैक्ट नहीं करती, हम न उससे कमिटेड हैं, क्यों याद आएगी। तो लेखन के प्रति सोच कैसे बढ़े, जब आप ये सोचेंगे कि अंडर 100 में हमको भी आना है, अंडर 50 में हम भी रहना चाहते हैं, अंडर 10 में हम भी आ जाते तो और मजा आ जाता। जब ये वाली भी सोच आएगी तब लेखन की सोच, क्योंकि लिखना जो है सबसे बड़ा मुसीबत है। आप बैंक में चले जाइए, फॉर्म भरने का मन आपका नहीं करता है, आप सोचते हैं कैसे दे दें, पैसा दे दे। एक फॉर्म भरना होता है तो झांकते हैं अगल बगल, तारीख भी दूसरों से पूछते हैं। अकाउंट नंबर लिखा है, अपना ही अकाउंट नंबर, जिस बैंक में 10 साल से 20 साल से अपना अकाउंट नंबर याद नहीं रहता है। हम कुछ मामले में इतने पुअर दिमाग रखते हैं। बता तो रहे THX थैंक्स अगर जब होने लगा तो फिर ये तो आया था, जैसे SBI है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो एक वर्ड का शॉर्ट फॉर्म था ना, यहां थैंक्स स्वयं एक वर्ड है, उसी का शॉर्ट कर दिया आपने। मतलब इतनी जल्दबाजी है आपको कि पूरा थैंक्स भी नहीं लिखे। हाँ, इधर आओ। लेखन के अभिप्रेरक बिंदु, आप लेखन की सोच कैसे बढ़े, जब आप ये सोचेंगे कि आपका सिलेक्शन हो। सिंपल थ्योरी है। लेखन का अभिप्रेरक बिंदु जो अधिक आवश्यक है। अभिप्रेरक बिंदु क्या है, जैसे खाना अगर स्वादिष्ट घर में बना हो तो आपके लिए भोजन का अभिप्रेरक बिंदु है, आज आपकी मनपसंद चीज बनी है, जो अधिक आवश्यक है। आपको जो चीज भी ज्यादा इंपॉर्टेंस लगती, ज्यादा नीडी लगती, वो आपको हमेशा अभिप्रेरणा में रखेगी। इसके कुछ पॉइंट्स हमने बनाए। उत्तर लेखन एक सरल अभ्यास। उत्तर लिखना कोई कठिन नहीं है। आपने कभी गौर किया होगा, जब हम लोग हाथ को देखिए ऐसे ऐसे करते ना, ऐसे ऐसे, जितने भी योग सिखाने वाले हैं, कभी किसी को देखा कि उन्होंने कहा हो कि इस हाथ को उल्टी की तरफ ऐसे ऐसे कीजिए, उल्टा ये मोड़ा ही नहीं गया है, तो उल्टा मोड़ने के लिए वो बोलते भी नहीं है। लेकिन एक बात बताएं आपको, सीधा ऐसे करना सरल है या कठिन है? कठिन तो नीचे की तरफ ले जाना है ना, ये तो सरल है ना। लेकिन हम इस सरल काम को भी नहीं करते हैं। करिए तो सरल है। लिखना क्या है? लिखना एक सरल काज है। और कक्षा 1 से लेकर यहां तक की यात्रा में कौन सी क्लास ऐसी है जहां बिना लिखे चले आए यहां तक? लेकिन आज तक ये नहीं समझ पाए कि लिखना ही सरल है। लिखना कठिन किसके लिए होता है? जो अच्छा श्रोता नहीं है और अच्छा पाठक नहीं है, वही अच्छा लेखक नहीं है। टेबल पे पड़ी मैगजीन पूरा महीना निकल जाता है, उसका 1/4 भी नहीं पढ़ाई हुई है। अखबार सुबह आता है, 10-11 बजे तक रद्दी हो जाता है। आपने एडिटोरियल या कोई भी अच्छी खबर जो भी है जरूरी, आपने अलट पलट के पढ़ा नहीं, देखा नहीं।
आप भी चाय की दुकान पे जैसे नाई बाल बनाते बनाते अखबार पलट के रख देता, वही हाल आपका हो जाता है। चाय की दुकान पे चाय वाला, नाई की दुकान पे नाई वाला, नाई वाला, है ना। अपने काम में बिजी था, अखबार देखा नहीं, वही हाल आपका हो जाता है। तो आप आज के अखबार में जो तथ्य थे, जो थोड़े मोड़े जानकारी बढ़ सकती थी, उससे आप अनभिज्ञ बने रहे और आप चले हैं लेखन करने। तो यह कमी आपको लिखते समय झलकेगी। तो उत्तर लेखन एक अलग अभ्यास है। लेखन को विराम तक पहुंचाएं। विराम तक का मतलब होता है कि जब भी आप कोई चीज लिख रहे हैं तो उसको अंत तक पहुंचाएं। बीच में छोड़ेंगे तो अगली बार लिखने का डिमोटिवेशन रहेगा आपके पास। आपको यहां से अगर मैराथन कोई दौड़ रहा है, भले ही 50वें नंबर पे आए, लेकिन अगर पूरी दौड़ पूरी करता है तो अगले साल के लिए दौड़ने के लिए उत्साहित रहेगा। तो जब आप लेखन को शुरू करते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं, रास्ते में छोड़ देते हैं, जब दूसरी बार लेखन का मन आता है तो आपको पहले वाला जो रास्ते में छोड़े होते हैं उसका भय भी साथ चल रहा होता है। इसलिए लेखन को विराम तक पहुंचाना इसलिए जरूरी होता है, चाहे आप अधकचरा ही पहुंचाए हों अपने लेवल पे कि हमने सही किया और इतना ही लिखना चाहिए, ताकि आप अगले के लिए मोटिवेट रहें। एक अच्छा उत्तर लेखन में क्या हो? जितना प्रश्न में कहा गया है। क्या समझे? जितना प्रश्न में कहा गया है, अगर वही आपके उत्तर में है तो वही आपका उत्तर लेखन है। आपने उसके अलावा दिया है तो वह उत्तर तो उस पे तो नंबर देगा भी नहीं, इरिटेट होके जो लिखे हैं उस पे भी नंबर नहीं देगा। लोगों को लगता है बहुत लिखे, बहुत मत लिखिए। इधर देखो, क्या नहीं हो करना है। आवश्यक श्रम से, अनावश्यक श्रम से बचें। आपको क्या नहीं करना? बिना मतलब मेहनत नहीं करनी है ना। उत्तर लेखन के चरण, तारतम्यता और निरंतरता। उत्तर लेखन में चरण जब चलता है ना, एक के बाद एक चलता है, तो उसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए और एक दूसरे से मेल खाता हुआ हो। समय प्रबंधन, उपयोग ना कि प्रयोग। समय का उपयोग करिए, बार बार प्रयोग मत करिए, वहां चांस नहीं होता है। अगर सवाल गलत है तो दोबारा इसलिए नहीं लिख सकते कि जगह नहीं मिलेगी, वो सवाल गलत ही रहेंगे। और दोबारा इसलिए भी नहीं लिख सकते कि समय नहीं होता है। प्रश्न क्या चाहता है? सीमा का उल्लंघन नहीं। प्रश्न चाहता है कि आप हमारी सीमाओं का उल्लंघन न करें। भारत क्या चाहता है पाकिस्तान से? हमारी सीमा का उल्लंघन ना करो। तुम अपने घर में, अपने घर में। हमने जो तुमसे पूछा है वही हमारा उत्तर दे के छुट्टी करो। शब्द व समझ की सीमा, सीमित विवेकशीलता। आपको ज्यादा आता है इसलिए मत लिखिए। समझ की सीमा कितनी जा रही है और कौन से शब्द से काम चल रहे हैं, काम खत्म करो। बॉन्डेड रेशनैलिटी, आपकी ज्यादा बुद्धिमानी देखनी है। जो सीमित विवेकशील है वही कलेक्टर है। जो असीमित है वो तो दुनिया में कहीं गटर वटर में पड़े होंगे, उनको कौन पूछ रहा है। सड़क बनाना है, आपको आता है, इतना दिमाग चाहिए। नल बह रहा है, नल ठीक कर दीजिए, इतना दिमाग चाहिए। ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, ट्रैफिक कंट्रोल कर दीजिए, बस इतना चाहिए। इतना ही बुद्धि चाहिए बस। ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है सिविल सर्विसेज में, नहीं कुबुद्धि में आ जाएंगे आप। सीध विवेकशीलता, बॉन्डेड रेशनैलिटी, उतना ही जितना जरूरत है, बस जो सवाल कह रहा उतना उत्तर देके निकलो। उत्तर की वैज्ञानिकता, क्रमबद्ध प्रस्तुति विन्यास। फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? क्रमिक होना चाहिए। हमने जैसे लिखा मेज, कुर्सी, पंखे, कैमरे, ये वो इत्यादि। फिर हमने लिखा
भोजन, दाल, चावल, गेहूं, रोटी, सब्जी, फलाना, ये इत्यादि। फिर लिखा मानव, जैसे लिखा कर्मचारी, अधिकारी, ऐसा करके आदि। 3 श्रेणी लिख दिया ना, यही क्रमिकता है। अब हम लिखा मेज, कुर्सी, फर्नीचर, कर्मचारी, फिर यहां लिखा चावल, दाल, सब्जी, रोटी, बालक, बालिकाएं। ऐसे नहीं घुसेड़ना, क्रमिक उसका, एक तो उसमें एक चीज का दूसरे में ना जाए, ये वैज्ञानिकता नहीं होगी। और एक चीज की चर्चा करती हैं तो फिर पूरे लेख में कहीं और जगह चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अच्छे अंक के आवश्यक पहलू, शब्द, वाक्य और संदर्भ। जैसे आप लोग मात्रा में गलती करते हैं ना, मैं दावे से बता रहा हूं एग्जामिनर नंबर इरिटेट होकर नहीं देगा। उच्चारण में बिल्कुल गलती मत करिए। उच्चारण में गलती किसी भी एग्जामिनर के, आप समझे, ब्लड में क्लॉट बनाने जैसा है, उसको बर्दाश्त ही नहीं होता है। एनीवेज, इधर आ जाओ। अंततः परिणाम पथ, आगे तो नतीजे मिलेंगे आपको। ये हमने सारा ये आपको बना के दिया है, ये बनाया है थोड़ा सा, ठीक है ना। इसमें अभी थोड़ा और समझाएंगे, पहले आप इसको देखते जाइए। हमारा अनुभव हमने जो बताया थोड़ा सा क्या होता है, जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन यही हुआ है कि 4000 शब्द आपको लिखना है। अब जैसे यहां पर है, मान लो यूकेपीसीएस में ये अलग अंकगणित हो जाएगा, यहाँ पे यूपीपीसीएस में भी ऑलमोस्ट थोड़ी सी अंकगणित बदलती है, लेकिन अगर शब्दों की रफ्तार आपकी अच्छी है, जैसे गाड़ी कोई भी आप ठीक से चलाते हैं, तो इमरजेंसी में आपको दूसरी कार मिल गई चलाने के लिए, तो आप चला ही लेंगे। जब चला रहे हैं तो अपने सड़क उड़क के हिसाब से देख लीजिएगा। 2 शब्द आपके लिए जो हमने बताने का प्रयास किया है इस सब में, देखें, हमें आपसे कुछ कहना है। हमें क्या कहना है? प्रश्न का उत्तर लिखना कार्य नहीं समझे, नहीं समस्या समझें। प्रश्न का उत्तर आप काम न समझें, ये बल्कि समस्या समझें कि जब तक प्रश्न का उत्तर हम नहीं लिख लेंगे तब तक हम करियर में आगे नहीं बढ़ेंगे, और करियर हमारी एक समस्या है, काम नहीं है। बीमारी क्या है? बीमारी काम है कि समस्या है? समस्या है। तो करियर क्या है? करियर एक बीमारी ही है। जो नहीं बेरोजगार हैं वो जाके देखिए कितने बड़े बीमार हैं। करियर बनाना एक समस्या, और इस समस्या के पीछे कई समस्याओं का पूरा संग्रह है। और साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 की किताब में लिखता है क्या? वर्क इज अ प्रॉब्लम। उसने कार्य को कार्य नहीं माना, बोला कार्य से क्या होता है, व्यक्ति स्वभावतः कामचोर होता है। अगर व्यक्ति को काम बता दिया जाए तो काम चोरी करेगा, अगर समस्या बता दिया जाए तो समस्या चोरी नहीं करता है कोई व्यक्ति। खुशियां तो चुराता है बट समस्या नहीं चुराता है। कभी सुने हैं कि हमारा दर्द किसी ने चुराया हो? कभी हमारा रोग किसी ने चुराया हो? कभी सुने हो कि मेरी ईएमआई मेरी समस्या है और उस समस्या को उसने भर दिया? मेरी कार बिगड़ गई थी, उसने नई कार हमको खरीद के दे दिया कि इनको कोई समस्या ही ना रहे। कभी सुने कि हमारी समस्या कोई चुराया? नहीं। काम चोरी सब में है। काम चोरी कम ज्यादा सब करते हैं। दुनिया में कोई भी पृथ्वी लोक में ऐसा आदमी नहीं है जो काम चोर ना हो। प्रतिशत औसत गिरा रहेगा, घटा रहेगा, बढ़ा रहेगा। तो साइमन जानता था कि व्यक्ति तो स्वभावतः कामचोर होता है। अगर उसको हम कहेंगे कि जाओ लोगों का दुख दर्द दूर करो, तो वो आलस्य में सोता रहेगा और लोग वहां तड़पते रहेंगे। जब ये कहेंगे कि दुख दर्द दूर करना तुम्हारी समस्या है, तो वो सोचेगा जब तक ये काम नहीं करेंगे, समस्या में रहेंगे, तो वो काम करना करेगा झक मार के। इसलिए अगर साइमन के हिसाब से जाया जाए तो साइमन क्या बोलता है? साइमन क्या बोलेगा? नहाना भी क्या है? समस्या है। खाना भी समस्या है। पढ़ना भी समस्या है। लिखना भी समस्या है। सोना भी समस्या है। मामा जी को रेलवे स्टेशन से लेना समस्या है। पिताजी कहे हैं कि ये काम कर देना, ये भी एक समस्या है। कपड़ा साफ करना, ये भी एक समस्या। घर में झाड़ू लगाना, ये भी एक समस्या है। आप अगर हर काम को समस्या बना लेंगे तो आप उसको उससे बिना निपटे चैन से नहीं बैठेंगे, लेकिन अगर उसको कार्य समझते रहेंगे तो उसको टालते रहेंगे।
तो लेखन क्या है? लेखन को क्या लिखा हमने? प्रश्न का उत्तर लिखना कार्य नहीं, समस्या समझें। अगर आप कार्य समझेंगे, अरे सर टाइम नहीं मिला, काहे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तुम शिक्षा मंत्री हो, हाँ? उत्तराखंड के महानिदेशक हो शिक्षा के, कौन सा ऐसा काम करते हो कि तुमको 2 पन्ना लिखने का टाइम नहीं मिला? और फिर अगर तुमको 2 पन्ना लिखने का टाइम नहीं मिला, तब तो और चिंता का विषय है कि पढ़ने के काम के बीच में ऐसा कौन सा काम लेके घूम रहे हो जो ये वाला काम नहीं हो रहा है। इसमें तो बड़ा ऑपरेशन सर्जरी की जरूरत पड़ गई फिर तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप जब उस पैरामीटर पे लेके जाएंगे, अब इसमें इंफॉर्मेशन का जो जोड़ जुगत है, आप किस लेवल पे सोचते हैं? क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी का सीधे सवाल नहीं करता है, आपकी मन स्थिति के साथ चलता है। क्योंकि आप कल अफसर बनेंगे और आपको क्लर्क की तरह कंपटीशन करा के करेगा क्या? है? कि बड़ा बाबू की तरह आपसे कंपटीशन करा दो, बना दे कलेक्टर, ऐसे कहां से प्रश्न पूछेगा? प्रश्न पूछे ही है आपके, थोड़ा सा अतड़ी लीवर को भी दर्द होना चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है? मसलन गणना करें, चिन्हित करें, इंडिकेट कर रहा है कोई चीज, चर्चा करें, डिस्कशन करें, क्लियर करें, जांच करें, वर्णन करें, मूल्यांकन करें, आदि को समझाते हुए इसकी प्रकृति और स्थिति के साथ उत्तर लिखें। कह रहा गणना कीजिए, बोले आओ चर्चा करते हैं। सटीक उत्तर वह होता है जो अतिरिक्त बोझ से दबा नहीं होता। कनिका सुन रही है ना बेटा? कनिका के डिमांड पे मैंने किया है ये, वही बार बार कह रही थी ना, है ना? डिमांड किसी को, सप्लाई सबके लिए है। सटीक वह होता है जो अतिरिक्त बोझ से दबा नहीं हो। उत्तर वह होना चाहिए जब पढ़ते समय फ्लो आए, रुकावट नहीं, फिर बोझ हो जाता है। अतिरिक्त दर्शन और बोध भी उत्तर को, प्रश्न को, संबोधन को दूर ले जाते हैं। एक्स्ट्रा फिलॉसफी नहीं डालना है आपको। सटीक उत्तर पढ़ने में अत्यंत सहज होगा और शीघ्र ही परीक्षक को समझने में सहायक होता है। जो बात कहा आपने लिखा वो समझ गया, नंबर दिया, आगे बढ़ गया। उत्तर लेखन एक कला है परंतु वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य युक्त है। कई उत्तर में भूमिका की आवश्यकता नहीं, आप इससे बचें। बैकग्राउंड देने की कई चीजों में, कई उत्तर में बैकग्राउंड को मैं भी बताऊंगा, बैकग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ती। प्रत्येक प्रश्न एक अलग विश्लेषण होता है, विषय वस्तु का पक्ष भी और विपक्ष भी। कुछ प्रश्न के पक्ष विपक्ष होते हैं। प्रश्न अगर पूछा है तो आपको दोनों आना चाहिए। प्रस्तुति का तरीका बिंदुवार भी हो सकता है और पैरा में भी, दोनों का मिश्रण भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पॉइंट में लिख दें, पैरा में लिखें, और पैरा में और बिंदुवार दोनों लिखें तो ज्यादा ठीक होता है। कहीं पे शब्द कम इस्तेमाल होंगे, कहीं पे ज्यादा, वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। व्यवस्थित और क्रमिक उत्तर वैज्ञानिक पद्धति से उत्प्रोत माने जाते हैं। इसका उत्तर लेखन में अतिरिक्त महत्व है। अगर उत्तर सिस्टमेटिक है तो आपने बिंदु, जो बिंदु तीसरे पैरे में दिए हैं, हो सकता है वो पहले पैरे की जरूरत हो, तो दैट इज अ साइंटिफिक। आपका आया तो थर्ड पैरे में आया, लेकिन वो जरूरत थी पहले पैरे में, तो वो उतना साइंटिफिक नहीं है। एग्जामिनर समझ लेगा, अब उसके ऊपर है कि क्या और नंबर देता है कि नहीं देता, कम देता है। लेकिन अगर उस सिस्टम में है तब ये भी दुविधा खत्म रहती है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या फिर बाद में क्या। समय तब बचता है जब समाधान की दिशा पता होती है। समाधान क्या करना है ये प्रश्न की समझ पर निर्भर है, और प्रश्न की समझ बार बार अभ्यास पर आधारित है। अगर आप प्रश्न को नहीं समझे और आपने कलम चला दिया तो कलम भी गई गलत दिशा में, उत्तर भी गलत दिशा में गया, और अंक तो मिलना ही नहीं है। और यह कैसे संभव होगा? जब बार बार प्रश्न को देखेंगे, समझेंगे। विषय विशेष के प्रति आवश्यक ज्ञान व विचारशील अवधारणा प्रश्न विश्लेषण की शक्ति को बढ़ाता है, जबकि बार बार लेखन अभ्यास उचित शब्द, समुचित वाक्य विन्यास, सटीक उत्तर लेखन की कला विकसित करता है। संभव है कि शब्द सीमा की भी परख बार बार के अभ्यास से ही हो जाती है और अपेक्षानुरूप अंक भी प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा है, उत्तर लेखन एक निजी रुचि है। मेरा ऐसा मानना है
कि आपका ये पर्सनल इंटरेस्ट है। इसे लेकर बहुधा विद्यार्थी उत्साहित नहीं होते, मगर इसके अभाव में मंजिल भी संभव नहीं होती। जो दृष्टिकोण हम आपको दे रहे हैं वह पढ़ाई के साथ अच्छी लिखावट का है, जो अभिरुचि का नहीं बल्कि दबावपूर्ण व बलपूर्वक स्वयं को नियंत्रित करके अभ्यासरत होने का है। आप मैंने क्या बोला, आप स्वाद पे मत जाइए, आप स्वास्थ्य पे जाइए। आप अपने इंटरेस्ट पे मत जाइए, अपने नियंत्रण, अपने जीवन के उस उपायों पे जाइए कि आगे हमारी जिंदगी में क्या होगा। कम से कम 2 पन्ने न सही 2 पेज अवश्य लिखें, और यह आपकी समझ का बड़ा हिस्सा होना चाहिए। एक अच्छा उत्तर कई पहलुओं पर आधारित यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विषय वस्तु का विश्लेषण और सटीक प्रस्तुति का समागम सुनिश्चित करना होता है। विश्लेषण और प्रस्तुति लेखन के 2 उपबंध हैं जिसे निम्न संदर्भों में समझा जा सकता है। विषय वस्तु का विश्लेषण। एक अच्छा उत्तर लेखन प्रश्न की सारगर्भिता और उसके संबोधन से संबंधित होता है। कहने का तात्पर्य कि यह देखना कि क्या आपका उत्तर पूछे गए प्रश्न को संबोधित कर रहा है। प्रश्न को ठीक से कैसे समझें, उसकी आवाज को कैसे दिशा दें और विश्लेषणात्मक पहल का सीमांकन कितना रखें, इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना ही पड़ता है। प्रश्न में एक अलग खनक होती है, प्रश्न एक अलग से आवाज देता है। अगर आपने उसकी खनक और उस आवाज को आपने नहीं समझा तो फिर आप दिशा बहक जाएंगे। आप कई प्रतियोगी शब्द सीमा के भीतर उत्तर को बखूबी प्रस्तुत कर देते हैं, परंतु यदि उसका संबोधन प्रश्न से पूरी तरह संलग्न नहीं होता तो लेखन अंक प्रदायी सिद्ध नहीं होगा। संभव है अंक गुणात्मक न होकर कुछ मात्रा में ही सिमट कर रह जाते हैं। 2-4 नंबर, 1-2 नंबर तो दे देगा, 15 में 2-4 नंबर दे देगा, लेकिन जो 7-8-9 नंबर की गुणता चाहिए उससे आप अछूते रह जाएंगे। कारण यह कि आपने शब्द सीमा का तो पालन किया है, लेकिन जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं आया है उसमें। विश्लेषण के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बातें भी समझें। क्या उत्तर में भूमिका की किसी प्रकार की आवश्यकता है? यदि नहीं है तो आप खामखा मत लिखिए। क्या उत्तर लेखन में निष्कर्ष की आवश्यकता है? चर्चा में निष्कर्ष वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। टिप्पणी में कोई भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप जब समीक्षा वगैरह करने निकले हैं तब निष्कर्ष वगैरह की जरूरत पड़ती है। क्या विश्लेषण करते समय सभी प्रश्नों के भाग एवं उपभाग उत्तर लेखन में समाहित हैं? प्रश्न के भीतर भी कई प्रश्न हैं। जैसे ये भारत मानचित्र में एक दिखता है, लेकिन इसकी अगर आर्थिकी में जाएंगे, इसकी सामाजिकी में जाएंगे, इसकी क्षेत्रीयता में जाएंगे, इसके भाषागत व्यवस्था में जाएंगे तो बहुत नन्हे नन्हे कई भारत का निवास मिलता है यहां पे। उसको समझना। विषय वस्तु की प्रस्तुति कैसे? समुचित प्रस्तुति हो तो उचित विश्लेषण का अतिरिक्त आवश्यकता होती है। प्रश्न की प्रकृति ये अन्य जो ये वगैरह। अब यहां पर है कि निम्न प्रसंग उत्तर लेखन के समय विश्लेषित कर देना चाहिए। इस समय के लिए उत्तर बिंदुवार लिखना है या पैराग्राफ में, ये आपको सोचना है। उत्तर के कुछ भाग को रेखांकित करने की आवश्यकता तो नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ 1-2 लाइन तो नहीं खींचना है। कॉपी में जगह सीमित है, लिखते समय इसका आकलन करके रखना चाहिए। असीमित जगह नहीं है। उत्तर प्रस्तुति में शब्द सीमा का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इससे अंक में अधिकता और समय में बचत होती है। यूपीएससी की क्या मांग है? यूपीएससी एक भर्ती निकाय है और इसका सघन और स्पष्ट पक्ष यह है कि कौशल युक्त मानव संसाधन को कैसे कैप्चर करे, जबकि प्रतियोगी की मूल भावना चयन को लेकर रहती है, जो यूपीएससी की मांग को समझे बगैर और प्रश्न को काबू में किए बगैर संभव नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत विधा को उकेर कर उत्तर के लिए पथ चिकना करना प्रतियोगी का न्यायोचित दृष्टिकोण होना चाहिए। ये फिर आता है, हमने फ्रेमिंग जो सिखाया है। भारत की ऊर्जा, ये प्रश्न है ऊपर,
भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देश के साथ भारत की ऊर्जा नीति का विश्लेषण कीजिए। अब हमने इसको क्या किया, फ्रेमिंग किया कि हम अगर उत्तर लिखते तो हम क्या लिखते। हम सबसे पहले विश्लेषण कीजिए शब्द आया, प्रश्न को अब विश्लेषित हमने एक प्रारूप बनाया। तुम लोग देख लो बेटा गौर से, ऐसे ही चलना है धीरे धीरे। प्रारूप हमने क्या किया, एक प्रारूप बनाया। अब इस प्रारूप में क्या हमने यहां विश्लेषण का तात्पर्य मूल्यांकन करने से है। विषय वस्तु के संदर्भ को उजागर करें, दोनों देशों के आपसी सहयोग का नीतिगत विश्लेषण करें और निष्कर्ष निकालें। हमने भाग एवं उपभाग बनाया। एक हमने मनोदशा क्रिएट किया कि हम विश्लेषण में क्या करेंगे, और उसके बाद देखा कि प्रश्न क्या पूछा गया। इसके दो भाग हैं। पहला भाग क्या कहता है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा का जो प्रश्न है वह भारत की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण पक्ष है, इसका विश्लेषण, जो प्रश्न पढ़ के ये मिलता है। दूसरा है कि पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत का ऊर्जा को लेकर नीतिगत सहयोग पर विश्लेषण, हमको इन्हीं दोनों पे करना है। और हमने प्रस्तुति का स्वरूप रखा कि बिंदुवार भी लिखेंगे और पैरा दोनों में सही रहेगा, हमने ये सोचा। और बाद में हमने निष्कर्ष में संक्षिप्त निष्कर्ष अपेक्षित, हम निष्कर्ष भी देंगे। अब हमने एक तरीका बना लिया, उस तरीके के बाद हमने आगे बढ़े। अब हमने प्रश्न का एक संकेतक बनाया कि हम उत्तर लिखते समय किन बिंदुओं को डालेंगे जो की पॉइंट होंगे। आप समझे ना। तो हमने लिखा इंडिकेशंस, यहां पर देखेंगे निम्न बिंदु होने चाहिए। पहला है कि ऊर्जा का सामान्य अर्थ क्या है। ऊर्जा ही आर्थिक समृद्धि और विकास। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति कहां से, जैसे पश्चिम एशियाई देश यथा सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर आदि से आयात 70%। हमने सोचा था कि ये लिखेंगे तो इनकी चर्चा जरूर करेंगे, नहीं पश्चिम एशियाई में हम किसको लाएंगे। इस दिशा में प्रयास जैसे यात्रा, द्विपक्षीय समझौते, सांस्कृतिक कूटनीतिक आदि, इसको लेकर के क्या हम प्रयास करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री या लोग आते जाते हैं, द्विपक्षीय हम लोग समझौता करते हैं, और हम सांस्कृतिक और कूटनीतिक रूप से आपस में संलग्न होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये व्यवस्था हमारे साथ बायलैटरल जुड़ी रहती है। तीसरा है संभावनाएं, जैसे अपनी ऊर्जा। हमने ये देखा कि हम अगर इन पर आधारित होंगे तो आज 70% है, कल 80% होंगे। तो हमने भारत का प्रश्न पढ़ेंगे तो इसमें देख भाव मिलेगा। पश्चिम यहां पे लिखा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण भाग है। मतलब उसका महत्वपूर्ण भाग क्या है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा। और भारत ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भाग तो है उसकी सुरक्षा आर्थिक प्रगति का, लेकिन हमारी निर्भरता किस पे है, पश्चिम एशियाई देश के साथ भारत की ऊर्जा नीति का। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं 70% तो हम यहाँ से लेते हैं। तो हम अगर और ज्यादा आर्थिक प्रगति या और अधिक सुरक्षित होना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा लानी पड़ेगी। निष्कर्ष, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन के साथ विदेशी संबंध की मजबूती। हमने सोचा निष्कर्ष में ये लाइन आनी चाहिए, ये हमने की पॉइंट बनाए। उसके बाद हमने एक मॉडल उत्तर लिखा। मॉडल उत्तर में क्या, उत्तर कैसे शुरू हुआ, ऊर्जा सुरक्षा का अभिप्राय आवश्यकता का अनुपात में निरंतर ऊर्जा की प्राप्ति का होना है। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक समृद्धि और विकास दोनों की गति और दिशा निर्धारित होती है। भारत ऊर्जा आपूर्ति में अन्य देशों के आयात पर निर्भर है, मुख्यतः पश्चिमी एशियाई देशों पर। अब भारत अपनी कुल ऊर्जा का लगभग 70% पश्चिमी देशों से यथा सऊदी ये से आयात करता है। ये की पॉइंट आया है यहाँ पे। राष्ट्राध्यक्षों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों, सांस्कृतिक और कूटनीतिक आदि पहल इन देशों के साथ देखी जा सकती। ये दूसरी लाइन भी आई है यहाँ पे। 2017-18 में से 2014 की तुलना में ऊर्जा खपत 74% से घटकर 83 हो गया। ऐसे में पश्चिमी देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग में व्यापक वृद्धि देखी गई है। संयुक्त अरब अमीरात,
द्वारा भारत में आपातकालीन तेल रिजर्व बनाने का निर्णय लिया गया। यूएई, सऊदी अरब और ईरान ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण देश हैं। सऊदी अरब ने भारत के साथ तेल अन्वेषण से रिफाइनरी के क्षेत्र में सहयोग दे रहा है। पश्चिमी देशों से ऊर्जा को लेकर संबंध। ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह का विकास। जब लिखे होंगे तब ठीक ही था। भारत द्वारा इजराइल और ईरान के साथ संतुलित रणनीति अपनाना। अब ये उत्तर बदलेगा। अब ये थोड़ा सा, जब हम लिखे थे तब सिचुएशन इसीलिए बोलते हैं कि ये बदलता रहता है, ध्यान होगा हम बोले होंगे। भारत द्वारा जॉर्डन के साथ बेहतर संबंध विकसित करना। कतर द्वारा भारत के लिए एलएनजी आयात का लगभग 64% की आपूर्ति। पश्चिमी देशों के बीच आपसी तनाव भी है, जिसके कारण भारत को ऊर्जा सुरक्षा के मामले में चिंता बढ़ जाती है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ पश्चिमी देशों से बेहतर संबंध बनाने विकसित करते रहना चाहिए। ये 2 लाइन निष्कर्ष है। शब्द सीमा कितना लिखा है? 250। उत्तर पूरा हो गया। यहां से प्रश्न का विश्लेषण किया। ये जितनी बातें हमने यहां कही हैं सब आपको नीचे दिखेंगी और उसके बाद यहां सब गिनेंगे तो ये शब्द आ गया 250। लेखन एक ऐसी विधा है, बातें हैं दूसरे में। अब चूंकि हम ये चैप्टर क्या पढ़ा रहे थे, ये देखो, यूपीएससी की मांग। तो यूपीएससी की मांग क्या था? यूपीएससी ने इसको मांगा था, यूपीएससी का ही सवाल है ये। यूपीएससी ने मांगा, हमने फ्रेमिंग किया, उसके बाद इसको दे दिया। अब एग्जामिनर की मर्जी जो नंबर देना चाहे। क्या समझ में लिखा? लेखन एक ऐसी विधा है जिसमें आनंद लिखने वाले ही जानते हैं। बरसों बरस प्रतियोगी तैयारी को मजबूत करने में कई प्रकार की पुस्तकों और अध्ययन का कर ज्ञान जुटा लेता है, मगर उसे लिखने में न बदल पाने के चलते आनंद के बजाय मायूसी के जीवन में कोई स्थान में रहता है। मायूसी को भी जीवन में स्थान देता रहता है। आप कितना भी पढ़े लिखे हो जाइए, अगर आप अच्छा नहीं लिखते हैं तो आप अपनी जिंदगी में हताश रहेंगे। 100% सही है ये। क्योंकि आपको लगेगा कि इस पढ़ाई का, देखोगे कई लोग कहते हैं इस पढ़ाई का क्या करें, इस पढ़ाई को तुम लिखे क्यों नहीं, अपने दृष्टिकोण लिखते। लेखन एक सरल अभ्यास है जो प्रतिदिन के प्रयासों से संभव है। प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा या पीसीएस की विज्ञप्ति, तत्पश्चात परीक्षा का क्रम और लेखन की क्रमिकता और व्याप्त बौद्धिकता की कमी के चलते प्रतियोगियों को निराशाजनक रवैया लेखन के प्रति उदास एक माहौल बना देती है। जबकि इसे तैयारी, कहां चला गया, जबकि इस तैयारी की शुरू से ही अंगीकृत किया जाए तो शीघ्र और बिना किसी अवसाद के मेरिट में आने की कला को बढ़ावा दिया जा सकता है। कुछ प्रश्न स्वयं से पूछें। क्या उत्तर लिखने के प्रति आप उत्सुक रहते हैं? ये रात को 10-11 बजे खुद बिस्तर पे बैठ के, लेट के खुद से एक सवाल कीजिएगा कि आप लिखने के प्रति उदासीन रहते हैं या सुशील सर जब चाबुक चलाते हैं तब एक पन्ना लाते हैं। अगर मेरे चाबुक चलाने से आप में लिखने की स्फूर्ति आती है तो ध्यान रखना बेटा, मेरा दिमाग इतना नहीं खराब है और ना मैं अपना बीपी इतना बढ़ाने के लिए रोज तैयार हूं। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुझे भी उनकी जिंदगी में उनकी जरूरत है, मुझे भी और उनकी जरूरत है और उनको भी मेरी जरूरत है। आपको हम समझा सकते हैं, बाकी मेरा और कोई ड्यूटी बनता नहीं है, बस उसके बदले में थोड़ी फीस मांगते रहेंगे। यही गिव एंड टेक का सिलसिला है, बाकी हम अपना कलेजा काट के आपको थोड़ी दे देंगे। एक बार बोल दिए, 2 बार बोल दिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्या कौन समझाता फिरेगा। तो ये प्रश्न स्वयं से पूछे, क्या उत्तर लिखने के प्रति आप उत्सुक रहते हैं? क्या विशिष्टता को लेकर आप चौकन्ना है कि उत्तर लिखते लिखते एक दिन आप विशिष्ट हो जाएंगे, आप इसके प्रति चौकन्ने हैं कि नहीं? क्या तर्कशील विचार आपके अंदर से निकलते हैं? एक प्रश्न पूछिए।
क्या आप प्रस्तुति को लेकर शब्द और वाक्य विन्यास निरूपित करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं? पढ़ते अधिक हैं, लिखते कम हैं, या लिखते ही नहीं हैं? इस परीक्षा में सफल होने की असल वजह क्या है? पूछिए अपने मन से। क्या आप सर्वांगीण दृष्टिकोण से युक्त स्वयं को समझते हैं? अगर समझते हैं तो लिखते कहां हैं? लिखते नहीं हैं तो समझते क्यों हैं? ध्यान रहे, यह परीक्षा विचारशील, सीमित विवेकशील, तार्किक निर्णय, विश्लेषित दृष्टिकोण तथा सरल व सटीक शब्दों के उत्तर लेखन की क्षमता से परिपूर्ण है। केवल नोट्स का संकलन और अध्ययन मात्र से यहां बात नहीं बनेगी, बल्कि समुचित प्रस्तुति और मजबूत लेखन से ही बात नहीं बनेगी, वरन सफलता भी मिलेगी और भविष्य भी सुरक्षित होगा। कई प्रतियोगी शब्द सीमा के भीतर उत्तर को बखूबी प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन यदि उनका प्रश्न पूरी तरह संलग्न नहीं है तो वही जो चीज मैं बताया वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगला आता है लेखन के अभिप्रेरक बिंदु। उत्तर लेखन एक मानसिक अवस्था है जो अच्छे अध्ययन पर निर्भर करता है। प्रतियोगी के रूप में यह दोनों काम अभिप्रेरक बिंदु का हिस्सा होना चाहिए। उत्तर लेखन के प्रति बहुधा प्रतियोगी अनाकर्षण का व्यवहार रखते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं अट्रैक्ट के बजाय। दशकों के अनुभव से मैंने पाया है कि लिखना शुरुआती समय में बहुत कठिन लगता है, मगर जैसे जैसे यह निर्मित होता जाता है प्रतियोगी को लेखन के प्रति कहीं अधिक उकसाता भी है। शिक्षक हो या कोचिंग संस्थान, कक्षा में आए दिन लेखन की बात होती ही है, मगर कोई ऐसा अवसर आपके लिए भी संभव है जब आप लिखने के प्रति अभिप्रेरित होंगे। निम्नवत बिंदु आपके उत्तर लेखन के प्रति आकर्षण और अभिप्रेरणा दोनों का काम कर सकते हैं। प्रतियोगिता आपके लिए कैरियर नहीं, जीवन आधार है, ऐसी सोच को जिंदा करें। यह परीक्षा नहीं है केवल, इसी पर आपकी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। ये वाली सोच विकसित करनी होगी। आप हमेशा से बिना लिखे कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए हैं, अतः आप पिछले दिनों को याद करें। आप आसपास के प्रतियोगी मित्र में कोई ऐसा होगा जो लेखन के प्रति उत्सुक होगा, उसके साथ दिनचर्या का होना अभिप्रेरणा का काम करेगा। लेकिन दोस्त वो होंगे जो पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, लिखने से कोई मतलब नहीं। थैंक्स लिखते हैं THX और अपनी फोटो डालेंगे सेल्फी मोड वाली। मुख्य परीक्षा प्रस्तुति की अपरिहार्यता से युक्त है। चयन तभी सुनिश्चित जब उत्तर लेखन समुचित, इस बात से देर तक अनभिज्ञ न रहें। किसी भी प्रश्न को पहले भाग के तौर पर पहचानें और कम शब्दों में लिखने का प्रयास अभिप्रेरणा दे सकता है। पहले सरल प्रश्नों को पढ़ें, समझें, तत्पश्चात जितना आता है उतना ही उत्तर लिखने का प्रयास करें। किसी सहयोगी से मूल्यांकन कराने की स्थिति को भी तलाशें जो कहीं अधिक सकारात्मक हो, ताकि निराशा के भाव कम पनपे। उत्तर लिखकर स्वयं पढ़ें, इससे आपके मनोबल में वृद्धि होगी। उत्तर लेखन करते समय विचार अनवरत बनने लगते हैं। यह तभी पता चलेगा जब आप लिखने के प्रति प्रेरित होंगे। उत्तर नहीं लिखने वाला प्रतियोगी परीक्षा से बहुत सुदूर खड़ा होता है। लेखन UPSC की बड़ी आवश्यकता है, इससे लगातार वंचित अवसाद को जन्म दे सकता है। लेखन एक विधा है जो निरंतर अभ्यास से संभव है। ध्यान रहे, एक समय ऐसा भी था जब अक्षर ज्ञान नहीं था, और आज जो विद्वता आप में है वह बारंबार प्रयास, सीखने की ललक और स्वयं से विकसित प्रेरणा के चलते ही संभव हुई है। ध्यान रहे, केवल पढ़ना प्रतियोगिता नहीं है, और ऐसे साथियों से प्रेरित ना हो जो पढ़ने मात्र पर ही जोर देते रहते हैं।
लेखन आपके हस्तकला है, आपकी हस्तकला है, मगर दिमाग का भरपूर उपयोग है और हृदय इससे खूब गदगद होता है। इस बात को पूरी तरह समझने के लिए आपको लेखन के दरिया में उतरना ही होगा। आप वैसे इस बात को भी समझ के देखें कि ये सारी लाइनें लिखने के लिए हमको कितना सोच बनाना पड़ा होगा। इसमें एक भी लाइन कहीं की नहीं, सारी बातें हम ही ने लिखी हैं। ये कहीं किताब थोड़ी आती इसकी, इस किताब हमने बनाई है। उत्तर लेखन एक ताकत है जिसके अभाव में परीक्षा पर प्रभाव छोड़ पाना कतई संभव नहीं है। लेखन से चिंतन की भावना प्रबल होती है, उत्तर के सटीकपन से आपका चयन सरल हो जाता है और यह बिंदु भी आपके लिए प्रेरणादायक है। मन में यह ठान लें कि रोजाना शुरू के 2 महीने रोज 2 पन्ने लिखेंगे, आगे के 2 महीने में यही पन्ना 4 कर देंगे, तब तक आप और लिखने के प्रति प्रेरित हो चुके होंगे। शुरुआत में मूल्यांकन कई गलतियों से भरा रहेगा, जिसे लेकर निराश बिल्कुल ना हो। लिखते समय कई बातें ऐसी भी होंगी जो आपको पढ़ने के बाद यह समझने की आतुरता रहेगी कि इतना बेहतर कैसे संभव हुआ। यह पक्ष भी उत्तर लेखन के लिए प्रेरणा देगा। कभी कभी आपका किया गया काम आपको लगता है यार ये कैसे कर दिया मैंने, तो जब लिखेंगे तभी तो पता चले अरे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। निहित पक्ष यह भी है कि जब सब कुछ स्पष्ट है कि मुख्य परीक्षा बिना लिखे संभव नहीं है, तो लेखन के प्रति अभिप्रेरणा का भी आपका मिशन होना चाहिए। प्रश्न सरल हो या कठिन, उत्तर लेखन के प्रति यदि आपका तरीका सकारात्मक और कहीं अधिक सक्रिय रूप लिए हुए है, तो अंक का बड़ा हिस्सा आपकी ओर होगा, आपकी ओर रहेगा। चयन अंकों पर आधारित होता है और अंक उत्कृष्ट लेखन पर निर्भर है, तथा यह लेखन बारंबार के अभ्यास से संभव। ऐसे में अभ्यास के प्रति प्रेरणा को कमजोर न रहने दें। अब आता है उत्तर लेखन एक सरल अभ्यास। उत्तर लेखन स्वभाव प्रतियोगी के सकारात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है। प्रश्न को समझना, तत्पश्चात प्रारूप तैयार करना, अंततः शब्द और वाक्यों के सहारे उत्तर लेखन को बनाए रखना तभी सहज है जब इसको लेकर अभ्यास किया जाए। कहां चले गए हम? इधर। हाँ, ऐसा करने से उत्तर लेखन एक सरल अभ्यास हो जाता है, साथ ही लिखने को विराम तक पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है। एक अच्छा उत्तर लेखन में क्या हो, इसके अंतर्गत उत्तर लिखने की रूपरेखा बनाई जाती है। कुछ अभ्यर्थी ऐसी प्रक्रिया को उबाऊ मानते हैं और अतिरिक्त समय न खर्च हो इस हेतु सीधे उत्तर लेखन शुरू कर देते हैं। ऐसे में यदि उत्तर लेखन सटीक और सधा हुआ नहीं है, तो यह तय मानिए आपका उत्तर बिखरा रहेगा और अव्यवस्थित भी रहेगा। ध्यान दें, उत्तर लेखन कम समय में और तेजी से करें। सटीक और सधे हुए उत्तर में 5 से 10 शब्द कम भी हैं तो भी अंक पर कोई अंतर नहीं आता। स्वाभाविक है प्रश्न समझने में समय लगेगा, पर शीघ्रता उचित नहीं है। यही शीघ्रता प्रश्न की सही समझ के बाद सटीक उत्तर लेखन में करना चाहिए। उत्तर लेखन प्रारूप का तात्पर्य अभ्यर्थी के दिमाग में बिंदुवार तथ्यों और निहित अवधारणाओं का स्पष्ट निर्माण हो जाना। जो मैं बता रहा हूं कि प्रश्न देख करके ये दिमाग में आपके आ जाए। अच्छा उत्तर कैसे होता है? एक अच्छा उत्तर वह है जो दिए गए प्रश्न का उत्तर है, न कि अभ्यर्थी द्वारा मात्र लिखा गया उत्तर। तो समझ रहे हैं? आप जो लिखते हैं वो उत्तर नहीं होता, जो प्रश्न पूछा है उसको लिखे वो उत्तर होता है। आपकी नॉलेज पे नंबर नहीं मिल रहा और उसके उत्तर पे नंबर मिलेगा। नॉलेज तो आप 3-3 बजे रात तक लाइब्रेरी में पढ़िए तो क्या जाकर यूपीएससी के वहां कूड़ेदान में सारी किताब डाल के आएंगे आप? ये देखो फोटो, ये देखो सेल्फी, ये देखो हम मुखर्जी नगर में कहां कहां घूमे हैं, ये देखो गोलगप्पे खाते हुए,
ये देखो वहां राजेंद्र नगर की फोटो, करोल बाग में आओ, मेट्रो स्टेशन के पास कितना गाड़ी का इंतजार, कितना पढ़ाई की है, उससे नंबर देगा क्या? नंबर आपके नॉलेज से देगा ही नहीं, अपने प्रश्न के उत्तर से देगा। एक अच्छा उत्तर प्रवाह है और क्रमबद्धता से युक्त होता है। एक अच्छा उत्तर परीक्षक को बीच में रुकने का समय नहीं देता। एक अच्छा उत्तर मन में जिज्ञासा भरता है। एक अच्छा उत्तर प्रामाणिकता से ओतप्रोत और अंकों से लबालब होता है। एक अच्छा उत्तर शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं करता। एक अच्छा उत्तर वह है जो प्रश्न को संबोधित करता है। शब्दावली कैसी हो? हिंदी माध्यम के प्रतियोगियों में यह एक जटिल समस्या है कि यथोचित शब्दावली का प्रयोग कब, कहां और कैसे करें। शुद्ध रूप से हिंदी का ही उपयोग करें या फिर उर्दू या फारसी जैसी शब्दावली भी उत्तर में लिखें। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में सलाह यह है कि केवल हिंदी शब्द का प्रयोग करें, जबकि निबंध लिखते समय इसे व्यापक करते हुए उर्दू और फारसी का भी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। वैसे उत्तर लेखन में तत्सम शब्द का उपयोग अधिक करें, न कि तद्भव का। तत्सम समझते हैं? जो संस्कृत के समान हम लोग बोलते हैं, न कि उसका विक्षिप्त रूप या बिगड़ा हुआ रूप। यथा स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण मैं कोचिंग नहीं जा सका। यदि कोई प्रतियोगी इसी को इस भांति लिखे कि तबीयत नासाज होने की वजह से, तो ये नहीं चलेगा। ये तद्भव आपने लिख डाला, यहां पे तत्सम लिखा है। स्वास्थ्य अच्छा ना होने से, ना कि तबीयत नासाज होने से। कोचिंग नहीं जा सका, इसे सामान्य अध्ययन और निबंध दोनों दृष्टि से उपयुक्त वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है। हिंदी में ऐसे, अंग्रेजी में भी कुछ होता हो तो आप लोग देख लेना। सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम के प्रतियोगी का चयन दर निरंतर गिर रहा है। ऐसे में चुनौतियां हैं कि उत्तर लेखन में शब्दावली का अनुप्रयोग कैसे बेहतर हो। सामान्यतः यह भी कठिनाई हो सकती है कि जो शब्द प्रतियोगी प्रयोग कर रहे हैं वह आमतौर पर परीक्षक को समझने में कठिनाई आ रही है। तो ऐसे में एक तरीका यह है कि अभ्यर्थी उस शब्द विशेष की अंग्रेजी को देवनागरी लिपि में कोष्टक में लिख दें। यथा मुद्रास्फीति, तो ब्रैकेट में इन्फ्लेशन लिख दिया आपने। हालांकि ऐसा प्रत्येक वाक्य के लिए जरूरी न समझें। उत्तर लेखन की सारगर्भित अवधारणा के अंतर्गत कम शब्दों में प्रश्न का संबोधन आ जाना चाहिए, जिस हेतु सरल, सहज और समुचित शब्द का उपयोग करें। अलंकारिक लेख से पूरी तरह बचें। उत्तर लेखन आकर्षण हो। अक्सर यह अनुभव में रहा है कि अभ्यर्थी तमाम कोशिशों के बावजूद एक सुंदर और प्रभावशाली उत्तर लिख पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। एक अच्छा उत्तर कैसे बनता है, उसके निहित परिप्रेक्ष्य क्या हैं, इस निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। आपको यह लगता है कि उत्तर की अमुक शब्द और वाक्य कहीं अधिक प्रभावशाली है, तो उसे चाहे तो रेखांकित कर दें। इससे आकर्षण करने वाला संदर्भ फलक पर आएगा। लिखावट न केवल पठनीय हो बल्कि तारतम्यता में भी निरूपण करती हो। जितना अधिक स्पष्टता होगी, अंक प्राप्ति की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जहां आवश्यक हो उत्तर को बिंदुवार कर दें और आवश्यकता अनुसार ही पैरे का रूप में भी प्रस्तुति करें। उत्तर लेखन जिस तरह से कर रहे हैं, जाहिर वह बाईं तरफ होता है, उसमें लाइन को बराबर रखें और दाईं तरफ यदि कम या अधिक होता है तब भी आकर्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब भी नया पैरा लें तो थोड़ा स्थान दें, इससे उत्तर पुस्तिका आकर्षित लगती है। कोशिश यह भी रहनी चाहिए कि शब्द न तो अद्भुत तरीके से बड़े हों और न छोटे, बल्कि शब्द संरचना मझोले किस्म के हों। साथ ही वाक्य विन्यास भी अतिरिक्त लंबे ना हों।
या, अथवा, यदि, लेकिन, मगर, अर्थात, किंतु, परंतु आदि शब्दों के उपयोग को लेकर सीमित ही रखें। इसके सीमांकन से उत्तर सघन बनते हैं और अलंकारित होने से भी बचाव किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कुछ?